ईरान पर जब इजराइल ने अटैक किया तो वहाँ पर युद्ध की स्थिति होने की वजह से भारत सरकार ने जो भारत के रहने वाले लोग थे उनको भाई रेस्क्यू किया, मतलब ऑपरेशन सिंधु के तहत। अब वहाँ से आने वाले लोग जो है भारत सरकार लाती है और यहाँ पर भारत सरकार की ही व्यवस्थाओं पर उंगली उठाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उनको व्यवस्थाएं नहीं मिली यहाँ पर ढंग से कश्मीर जाने के लिए, और भी चीज़ें हैं। अब सवाल है, देखिए ये जो कौम जो है ना, अहले वतन हमेशा गद्दार रहा है। भारत की सरकार ने मेरा मटिया मेट कर दिया, हमको बढ़िया बस नहीं दिया, हमको बढ़िया 5 स्टार होटल में नहीं ठहराया, हमको बढ़िया जो है हवाई जहाज़ में नहीं लाया। तेरी ऐसी की तैसी। तेरे को जब भारत का कोई चीज़ पसंद नहीं आता है तो चले जा, तू पाकिस्तान चले जा वापस, और ईरान चली जा तू। तो क्यों इस देश में? बिकॉज मिजाज में कीड़ा घुसा हुआ है कि हिंदुओं का देश है, यहाँ पर डोमिनेटेड, हिंदू डोमिनेटेड है, यहाँ को इसको गाली ही देना है। क्या इजराइल और ईरान के युद्ध में तीसरे विश्व युद्ध का शुरुआत हो चुका है, या ऐसा कुछ माहौल है? तो भारत को किधर जाना चाहिए, या भारत के लोगों का क्या मत है? तो इन्हीं सब चीज़ों को मतलब समझने के लिए जब हम एक सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और जी शांतिविद भी हैं, इनका नाम है ध्रुव कुमार, और इनसे हमने बात करने का प्रयास किया कि आखिर इनका क्या विचार है, इनका क्या मत है। क्या कहेंगे सर, जिस हिसाब से इस समय जो है इजराइल और ईरान में युद्ध छिड़ा है और जिस हिसाब से वर्ल्ड लेवल के जितने भी देश हैं एक हिसाब से अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, अपने अपने हिसाब से विचार विमर्श कर रहे हैं, इस पर क्या बताएंगे? देखिए, एक समय था जो इस्लामिक उम्मा जो था, समझे, तो इस्लामिक उम्मा की इतनी ताकत थी कि पूरी दुनिया जो है इससे थर्राती थी कि कब क्या कर देगा ये लोग मिलकर। और आज की तारीख में बिकॉज 1948 में इजराइल जो है आज़ाद हुआ था, अस्तित्व में आया, 1948 में अस्तित्व में आया, 1947 भारत जो है आज़ादी लेकर अस्तित्व में आया। और इसमें क्या हुआ कि 1948 में इजराइल जैसे ही अस्तित्व में आया, ये ईरान, जॉर्डन, सीरिया, आसपास के जितने भी थे, लेबनान वगैरह, सब मिलकर जो है इजराइल पर अटैक किया था, समझे। और उस समय भी लंबी लड़ाई चली थी, और जबकि इजराइल नया नया देश बना था फिर भी इन लोगों को चलने नहीं दिया, सबको मारकर भगा दिया, ठीक है ना। फिर 1967 में फिर इन लोगों ने एक गुट बनाया और अटैक किया, फिर 79 में अटैक किया, समझे ना। लगातार ये कोई पहला अटैक नहीं है। बीच में इन लोगों ने देखा, ईरान ने देखा कि भाई इजराइल को हराना मुश्किल है, तो दोस्ती भी निभाया काफ़ी दिनों तक, नाउ द थिंग इज़ दैट कि इस दुनिया में पूरी दुनिया समझ गई है कि पूरी दुनिया मतलब इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट के द्वारा, जिहादियों के द्वारा, फिदाइनों के द्वारा, समझे ना, एक जो बकवास किस्म का इन लोगों का थ्योरी है कि मतलब फिदाइन बनो, मारोगे, अगर मरोगे, चाहे तुम सैनिक में हो या कहीं भी हो या आम इंसान हो। तो मदरसों में या मस्जिद में दिन रात यही सिखाया जाता है कि अगर अल्लाह की राह में मर भी गए तो तुम्हें जो 72 हूरें मिलेंगी। तो ना तो कोई 72 हूरें मिल रही है इन लोगों को, ना कोई जो साइंटिफिक कोई इनोवेशन ये लोग कर पा रहे हैं, ना किसी प्रकार का जो है दुनिया में ह्यूमैनिटेरियन वर्क कर पा रहे हैं। और इन लोगों के साथ जो भी ह्यूमैनिटेरियन वर्क करता है, इन लोगों को जो भी देश मदद करता है, उसको उल्टे वो लोग मारते हैं। मैंने जब समय इन लोगों को मदद लेना होता है तो तमाम इस्लामिक देश जो है मदद दूसरे से ले लेगा, लेकिन जब मदद चुकाने की बात आती है तो उल्टा उसी पर बरस जाता है कि हम जो है मुस्लिम ब्रदरहुड हैं। तो भैया, तुम मुस्लिम ब्रदरहुड की जो बात कर रहे हो, तो जब तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम होता है, जब एक दूसरे देश में कहीं पर लोग डिस्पर्स होते हो, जहां रहने लायक नहीं होता है, तो तुम नॉन मुस्लिम ब्रदरहुड के देश में क्यों आते हो? तुम अपने ब्रदरहुड में जाओ ना। इतने 56 देश है तुम्हारे, तो तुम एक जगह तुम्हारा कोई पर, जैसे अब है गाजा पट्टी में हुआ या जॉर्डन में हुआ, कहीं जहाँ भी होगा, अभी ईरान में हो रहा है, तो ये यहाँ से जितने भी लोग रिफ्यूजी बनकर भागते हैं तो शरण कहाँ लेते हैं? नॉन इस्लामिक कंट्री में। इनका एक स्ट्रैटेजी है, देख लीजिए, बहुत बड़ा स्ट्रैटेजी है कि
कहीं भी आपस में दंगा करो, फसाद करो, मुसलमान मुसलमान, शिया सुन्नी के नाम पर लड़ो या बहलवी के नाम पर लड़ो, फिदाइन के नाम पर लड़ो, तो अपने मुस्लिम देश में नहीं जाना है। और ना मुस्लिम देश इन लोगों को रखता है। वो कहाँ जाएंगे? नॉन मुस्लिम देश में जाएंगे, क्रिश्चियन, हिंदू कंट्री, बौद्ध कंट्री, वहाँ जाएंगे। और वो स्ट्रेटेजी के तहत क्या करते हैं, वहाँ जाकर जो है अपना ये फैलाते हैं, अपना जनसंख्या बनाए। पहले तो थोड़ा सा रहे तो मिलजुल कर रहे हैं, तो और उसके बाद थोड़ा बढ़ गए तो फिर झंडा गाड़ना शुरू कर दिए, और 30% 40% हो गए तो फिर डिक्लेयर कर दिए कि ये इस्लामिक स्टेट है जी, इस्लामिक कंट्री है। तो इनकी पूरी जो कवायद है पूरी दुनिया में, आप देख लीजिए, हमें एक ऐसा देश बना दीजिए, इस्लामिक देश, जो जहाँ कुछ अच्छा इनोवेशन हो रहा है, दुनिया के लिए काम हो रहा है, मानवतावाद की बात हो रही है, कहीं कुछ नहीं। वही जो है बुर्का पहना दो, महिलाओं को बोरा में लपेट दो, और जो है बच्चों को जो है 24 घंटा ये मदरसा छाप एजुकेशन दो, और जिससे जो चांद जो है पृथ्वी को जो गोल है उसको चपटा बना दो, चांद को उल्टा बना दो, और ये कह दो कि सूरज जो है चांद से चलता। जितना जो उल्टा पुल्टा जो एजुकेशन है सारा पढ़ाया जा रहा है। परमाणु बम बनाने की बात कर रहा है ईरान, आप कह रहे हो कि उल्टा पुल्टा ज्ञान इनको मिल रहा है। अब परमाणु बम का तो यही कहानी है ना कि अपना तो दिमाग है नहीं इनको, तो जहाँ से दूसरे देश के की जो है सिस्टम को खरीद लो या चुरा लो, समझे। अब पाकिस्तान को मिला दूसरे देश से, पाकिस्तान ने इनको बेच दिया। अब पाकिस्तान ने जो कहा, क्या कहा कि हम जो है इजराइल को मिटा देंगे, तो दराग से अमेरिका ने कहा बेटा ज़्यादा फटफड़ाओ नहीं, शांत बैठ जाओ, समझे। और अभी जो है मुनीर को डिनर डिप्लोमेसी में ट्रंप ने बुलाया, और ट्रंप ने उनको कहा, अभी 2 दिन की ही बात है, समझे। और ट्रंप ने कहा कि हम जो है तुम्हारा लैंड बेस, बिकॉज 900 किलोमीटर का जो है ईरान और पाकिस्तान का जो है बॉर्डर लाइन शेयर होता है, तो वहाँ से अमेरिका जो है उनके बॉर्डर लाइन को यूज करते हुए आपको पूरा लैंड यूज कर रहा है, धरती के अलावा एयर बेस यूज कर रहा है, और पाकिस्तान का, और जो है सी रूट्स भी यूज कर रहा है, समझे ना। तो अब जो है वही पाकिस्तान जो फरफरा रहा था इजराइल को मारने का, वही पाकिस्तान अमेरिका के दबाव में आकर जो है अब इजराइल के साथ खड़ा हो गया है। और सबसे बड़ी बात जो है, जो ईरान में जो 1974 में जो बहुत बड़े पैमाने पर इस्लामिक क्रांति हुआ था कि यहाँ से डेमोक्रेसी और किंगशिप हटाकर जो है यहाँ पर जो है इस्लामिक स्टेट को काम करो। 74 में स्टार्ट हुआ, और 79 में उन्होंने राजा को हटाकर इस्लामिक स्टेट बना दिया। खेमई भी उसमें एक थे, हाँ, समझे। अब जो है खेमई खुद जो जितने भी वहाँ के सेना हैं, जैसे ही इजराइल ने जो है वार कहा कि हम जो न्यूक्लियर बेस को डिस्ट्रॉय करेंगे, अमेरिका की एंट्री जैसे हुई, ईरान की सेना ने बगावत कर दिया। एक तरफ ईरान की सेना ने बगावत कर दिया है, दूसरी तरफ ईरान की जनता जो उबल गई थी वहाँ के इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट के सारे कवायतों के कारण और उनके सारे बिहेवियर्स के कारण, महिलाएं भी आप देखे होंगे वहाँ पर कई बार प्रोटेस्ट भी हुआ, धरना प्रदर्शन भी हुआ है बुर्का के खिलाफ, समझे, ईरान की महिलाओं ने, युवाओं ने किया। तो ये जो वहाँ के सिविलियंस है ईरान के, पूरी तरह पक चुके हैं। अच्छा। ये इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट के जिहादियों से पूरी तरह पक चुके हैं, और वो चाह रहे हैं कि तेहरान जो पहले जैसा था, जहाँ पढ़ाई लिखाई, संस्कृति, सारा खुला माहौल था सब, और वहाँ से वो लोग इजराइल भी जाते थे, घूम कर आते थे, फिर अपने देश में एक अच्छा माहौल था, डेवलपमेंट भी होता था। एक समय था कि आपको ईरान में जो फिल्में बनती थी, पूरी दुनिया में बेहतर फिल्मों में नाम आता था, बिकॉज मैं कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में गया, फेस्टिवल जो होता है उसमें गया हुआ हूँ, तो ईरान का फिल्म टॉप फिल्मों में आता था। सारा चीज़ बंद कर दिया गया, स्कूल कॉलेज उनको जाना बंद कर दिया गया, सारा मुंह ढक कर रखना, बस यही एक कल्चर सिस्टम रह गया है, ठीक है ना। क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है? नाउ द सिस्टम इज द पीपल रिवॉल्यूशन हो गया है वहाँ पर, सेना अलग जो है विद्रोह कर दी है ईरान की, और वहाँ जो है न्यूक्लियर बेस जो है वहाँ का, वहाँ से अमेरिका उठाकर जो वहाँ पर
फदौर एक जगह है, फरोद वहाँ जंगल में एक है जो 300 फीट हाँ वहाँ पर मतलब अंडरग्राउंड कैंप है। वहाँ से डिस्ट्रॉय करते हुए जो न्यूक्लियर बेस जो है यूरेनियम का, वहाँ से उठाकर वो अमेरिका जो है पाकिस्तान में डिपॉजिट कर रहा है, समझे। और वहाँ के जो फॉर्मर किंग थे उनके बेटे जो है रेजो पहलवी नाम है, रेजो पहलवी। और रेजो पहलवी ने कहा कि आप ऊपर से जो है जितना भी इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस है जिहादियों को ख़त्म करो, अमेरिका को रिक्वेस्ट किया है और इजराइल को, और यहाँ पर हम डेमोक्रेसी लाएंगे, यानी ईरान में फिर से लोकतंत्र स्थापना होने जा रही है बहुत जल्दी, समझे। बबुल क्यों नहीं हो पाएगा, बिकॉज उनके सारे जो टॉप लेवल के कमांडर्स हैं 5 से ज़्यादा तो ऑलरेडी उनकी हत्या हो चुकी है, और बाकी जितने भी कमांडर्स जो आ रहे हैं वो कोई उसको कार्यभार संभालना नहीं चाह रहा है। सब जानता है कि जैसे ही हम कमांडर चीफ बनेंगे हमारा जो है टारगेट है कि हम मर जाएंगे, ख़त्म। तो कोई भी लेना नहीं चाह रहा है, सेना विद्रोह कर दी है वहाँ, और खुद जो खमैनी जो है छुप कर बैठे हुए हैं अंडरग्राउंड। अच्छा, सब तो सब है, लेकिन जैसे मान लिया ईरान पर जब इजराइल ने अटैक किया तो वहाँ पर युद्ध की स्थिति होने की वजह से भारत सरकार ने जो भारत के रहने वाले लोग थे उनको भाई रेस्क्यू किया, मतलब ऑपरेशन सिंधु के तहत। अब वहाँ से आने वाले लोग जो है भारत सरकार लाती है और यहाँ पर भारत सरकार की ही व्यवस्थाओं पर उंगली उठाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उनको व्यवस्थाएं नहीं मिली यहाँ पर ढंग से कश्मीर जाने के लिए, और भी चीज़ें हैं। अब सवाल है, देखिए ये जो कौम जो है ना, अहले वतन हमेशा गद्दार रहा है। इनको जितना कीजिएगा जितना बढ़िया, वहाँ पर बम बारिश हो रही है, हाँ, तो उस बम बारिश में मिसाइल बारिश हो रही है, बम ब्लास्ट हो रहा है, वहाँ से भारत सरकार ने आपको अपनी सारी व्यवस्था को सुरक्षित करते हुए आपको वहाँ से निकाल कर, जो बिकॉज वहाँ कब क्या न्यूक्लियर बम गिरेगा क्या गिरेगा कोई नहीं जानता है, समझे। तो आपको तो भारत सरकार का शुक्रगुजार होना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमें भारत सरकार ने इस इमरजेंसी में किसी तरह निकाल कर अपने घर पहुँचा रहे हैं। अब आप कहिएगा कि हमको 5 स्टार होटल की व्यवस्था क्यों नहीं मिली, 5 स्टार जो हवाई जहाज़ में क्यों नहीं हमको लाया, 5 स्टार बस यात्रा क्यों नहीं हो रहा है, 5 स्टार ट्रेन यात्रा क्यों नहीं। तो तुम ही लोग हो ना कि वंदे भारत जो ट्रेन चलती है तो स्टोन थ्रोइंग करते हो, कोई बस चलती है भारत सरकार की तो उस पर स्टोन थ्रोइंग करते हो, आग लगाते हो, बम फोड़ते हो, हवाई जहाज़ में भी बम फोड़ते हो। आज तुम्हें सुविधा चाहिए तो भैया तेरे को जब भारत की सुविधा पसंद नहीं है तो मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि तू इस सबों को वापस भेज दिया जाए ईरान, सबों को वापस ईरान भेज दिया जाए, और यहाँ इनके घर में बम फूटे, पेट में बम फूटे, बिलाग ये लोग पैदाइशी फिदायीन हैं, उनको वही चीज़ जो है पसंद है, समझे ना, बम के साथ पैदा लेना। बिकॉज ये लोग पैदा लेते ही नीचे कटवाते हैं और फिर मरने के पहले ऊपर कटवा लेते हैं, अल्लाह के नाम पर कटवाते हैं कि हम जाएंगे तो हमको 72 हुड़े मिलेंगे, समझे ना। तो ये सवाल है कि हाँ क्या कहना चाहते। जैसे कि आपने देखा होगा कि भाई ईरान के साथ जाना चाहिए भारत को, या भारत के जनमानस को, या इजराइल के साथ जाना चाहिए? इजराइल के साथ जाना चाहिए। इसमें क्यों जाना चाहिए इजराइल के साथ? बिकॉज इजराइल जो है हमारा, ईरान भी तो दोस्त है ना, तो नहीं दोस्त है, नहीं दोस्त था, है नहीं था। बिकॉज आज जब हमारे पाकिस्तान के साथ जब युद्ध चल रहा था, जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया तो ईरान तो बात कर रहा था कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। तुर्की जिसको हमने इतना मदद किया, हज़ारों हज़ार करोड़ की मदद की, इमरजेंसी फंड्स दिए, रिहैबिलिटेशन किया, इतने सारे NDRF की जो कमांडोज गए वहाँ हेल्प करने के लिए, उसके बाद भी जो तुर्की जो है एक कौम के नाम पर खड़ा हो गया, पाकिस्तान के साथ ड्रोन सप्लाई कर रहा है, मिसाइल सप्लाई कर रहा है। ईरान का भी वही हाल है कि हम भारत के खिलाफ लड़ेंगे। तो भैया तुम सिर्फ अपने एक कुकून में, इस्लामिक कुकून में बड़े हो। भारत जो है वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, भारत जो है जो सबों के हितों की बात करता है। तो इसीलिए मैंने तुर्की पर जब ये हुआ, मतलब डिवास्टेशन, प्राकृतिक डिवास्टेशन हुआ,
तो भारत जो है मिशन दोस्त चलाकर उसको मदद किया। लेकिन भारत पर जब पाकिस्तान के लोगों का हिंदू पूछकर मारा गया, काटा गया और उनके साथ अटैक हुआ और भारत जब बदला लेने गया तो वहाँ तो ना तो तुर्की आया और ना तो ईरान आया साथ में, केवल हमें कौन मदद किया? इजराइल मदद किया। तो जो मेरा मददगार है शुरू से, हमेशा शुरू से, मतलब 1947 में भारत आज़ाद हुआ है, 1948 में इजराइल जो है दुनिया में एग्जिस्टेंस में आया है तो हम उनके साथ तो रहेंगे जो हमारी हमेशा मदद करता है। मदद करता है। हमने देखा अपने सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत से वीडियो को हमने देखा, यहाँ पर जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो इजराइल का समर्थन करते हैं और जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो फिलिस्तीन, गाजा पट्टी और साथ साथ में ईरान का समर्थन करते हैं। आखिर ऐसा क्यों? भाई देश एक है। अगर राष्ट्रीयता की बात की जाए, देशभक्ति की बात की जाए तो भाई जिसके साथ भारत सरकार जाए या जिसके समर्थन में भारत सरकार जाए, सबको उसके साथ चलना चाहिए। देखिए, भारत में जो है 1947 में बंटवारा हुआ हिंदू मुस्लिम का। मुसलमानों ने कहा कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते हैं, हमारी जो रीति रिवाज, इबादत, सारी चीज़ अलग है, हम हिंदुओं के साथ नहीं रहते हैं। उस समय 13% मुसलमान थे भारत में। 13% मुसलमान होते के बावजूद भी जो है उन्होंने 25% भारत का लैंड लेकर कहा कि भारत नापाक देश है, हम एक पाक देश बनाना चाहते हैं, मतलब पवित्र देश बनाना चाहते हैं। और तो उन्होंने पाकिस्तान बनाया, इस्लामिक राष्ट्र बनाया, उन्होंने डेमोक्रेटिक राष्ट्र नहीं बनाया जैसे भारत डेमोक्रेटिक राष्ट्र है। और वहाँ इस्लामिक राष्ट्र बनाकर क्या किया? सारे मुस्लिम शरिया लॉ दिस दैट अपना जो अपील किया। अब जब आपने अपनी पॉपुलेशन के अनुसार जो है आपने उतनी भूमि ले ली, रिसोर्सेज ले लिया, पैसा रुपया सारा कुछ ले लिया, फंड्स लिया, और तो आपको तो बाकायदा वहाँ जाना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सारा जो प्रॉब्लम है भारत में वो मुस्लिम वोट्स का है। और जितने भी जैसे मतलब सरकार जो विपक्षी जो है, इंडिया अलायंस एंड ऑल दैट, जो भारत के खिलाफ काम कर रही है, एक ही उनका जो है जो इनको जो खुश करने का, मुस्लिमों को अपीज करने का जो काम चल रहा है, इनको खुश करने का और गलत गलत कानून बनाकर खुश करने का, तो वो है कि इनका वोट मिलेगा। तो मैं तो यही कह रहा हूँ, नहीं मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, मैं तो यही कह रहा हूँ कि कम से कम 10 जो मुस्लिम्स, बिकॉज मुस्लिमों को उनको उनका देश दे दिया गया, उतनी जल्दी अब उतनी मतलब जद्दोजहद जितनी भी थी उसके अनुसार उनको ज़मीन जगह सारी चीज़ दे दी गई, रिसोर्सेज दे दी गई। तो फिर भारत में ज़बरदस्ती रहकर कहते हैं कि हम अपनी मर्जी से रहते हैं। कैसे रह सकते? तो भाई जब दो भाई हो तो दो भाई का अपने सारा चीज़ हिस्सा, तो आप अपने घर जाओगे ना। धर्म के नाम पर बंटवारा किया ना आपने। नहीं मेरी बात सुनिए। अब ये जब हो गया तो यहाँ पर तो आप सिटीजन नहीं रह सकते ना, आपको तो यहाँ का सिटीजनशिप नहीं लेना चाहिए। वहीं जहाँ पर आपने पाकिस्तान बनाया तो पाकिस्तान का सिटीजनशिप डिजर्व करता है आपका, भारत का सिटीजनशिप आपको छोड़ देना चाहिए। और भारत में वोटिंग राइट्स जो है मुसलमानों का जो है ख़त्म कर देना चाहिए। और जैसे ही मुसलमानों का वोटिंग राइट्स, फ्रेंचाइज राइट्स ख़त्म होगा भारत में, सारा शांति आ जाएगा और भारत देखते ही देखते 10 गुना रफ्तार से आगे बढ़ेगा। बिकॉज जितनी भी प्रॉब्लम है भारत में, ये वोटिंग सिस्टम क्या है और मुसलमानों को रिझाने में सभी लगे हुए हैं। वकील साहब, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, कानून के विषय में बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे और हमारे देश का जो संविधान है या लोकतंत्र है उसको भी ढंग से आप जानते होंगे कि हमारे देश का संविधान सबको समान अधिकार देता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबको बराबर का हक है। तो कहाँ से कैसे आप भगाने की बात करते हैं? आप भगाने की कहाँ बात कर रहा हूँ? उन तो खुद भागने के लिए उन्होंने देश बना लिया। मोहब्बत इस वतन से रहता तो वो हिंदू मुस्लिम कर नया देश नहीं न बनाते हैं, नहीं बनाते। की लड़ाई में उनका भी योगदान रहा है, लोग कहते तो उनका योगदान रहा, वो तो कहते ही है कि इस वतन में हमारा भी खून मिला है। तो भैया तुमको तो खून मिला है तो उसके बदले तो तुमने बांट कर पाकिस्तान तो ले लिया, अपने तो उसके बदले अपना सामान ले लिया, अपना काट कर ज़मीन ले लिया, उतना लाखों एकड़ ज़मीन ले लिया, समझे। और उसके बाद जो है ऐसा थोड़ा है कि वो लोग नहीं लिए,
ज़मीन भी ले लिए, रिसोर्सेज भी ले लिए, और फिर यहाँ आकर छुट भी गए कि हम अब जो छुट गए कहते हैं कि हमारा, फिर जो है जब आपकी जनसंख्या बढ़ गई तो कहते हैं मुझे अलग एक और देश दे दो, समझे। तो ये इनकी स्ट्रैटेजी है कि इसी तरह पॉपुलेशन जिहाद करो, कन्वर्जन करो, और अपने मदरसा छाप एजुकेशन को बढ़ाओ, जिहादियों को पैदा करो, और ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान बनाकर फिर एक, बिकॉज डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में मुंडी गिना जाता है कि कितना मुंडी, कितना सर, कितना वोट आपके साथ है। तो ये जान गए स्ट्रैटेजी, पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी चल रही है, तो डेमोक्रेसी में अपना पॉपुलेशन बढ़ा दो, तुम्हारा वोट बढ़ जाएगा, कन्वर्जन से बढ़े या लव जिहाद से बढ़े या गोली या सलवार या तलवार पर बढ़े, अपना बढ़ाते जाओ, और उसके कल की तारीख में जब तुम्हारा जो बढ़ गया तो कह दो ये देश हमारा है। तो ये तो इनकी मतलब अंदर से ही जो है मिजाज गलत है कि सब मुसलमान वैसा नहीं होते, सभी ऐसा थोड़ी ना होते हैं भाई, देशभक्त भी हैं। अरे कहे नहीं, फौज में जाते हैं लोग, सीने मैं कहाँ कह रहा हूँ, नहीं। हामिद कौन थे भाई, शहीद हुए, मैं कहाँ, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। मेरी बात सुनिए ना, मैं कहाँ कह रहा हूँ सभी गलत हैं, लेकिन जो भी आतंकवादी निकलता है देश में वो मुसलमान ही क्यों होता है। आज जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को देख लीजिए, 90% FIR को खंगाली है, तो देश में सारे मुसलमान आ रहे हैं। चोरी, डकैती, रेप, मर्डर, किडनैपिंग, जितने भी बड़े बड़े फॉर्जरी, दिस डैट, सारे जो मुस्लिम का नाम आ रहा है। भैया हम आपको शरण दिए इस देश में, क्या कब तक हम ये घाव लेकर छाती पर भारत सहता रहेगा कि जिसको शरण दो वही दिन रात चाकू मार रहा है देश को और कह रहा है कि हमें ये चाहिए। वो खाते हो यहाँ का, गाते हो आज भी वहाँ का गाते हो, जहाँ कोई खाना नहीं। क्या बात करते हैं आप भाई? अब ये बताइए, यही सरकार जाती है और जितना अभी ईरान वाला जैसे मैटर अभी आप बात कर रहे थे, जितने मुसलमान थे सब आए भारत में कि नहीं आए? कौन? अरे अभी ऑपरेशन सिंधु के तहत जो है जितने भी वहाँ पर ईरान में जो परेशान थे लोग, जितने भारतीय थे सबको लेकर आए। अभी देखिए भारत में ऑपरेशन सिंदूर और जो वहाँ जो ईरान में अब जो सिंधु जो बना है, ऑपरेशन सिंधु और जो बना हुआ है और उसके तहत जो वापस लाया जा रहा है, बिकॉज ईरान में जो मारकाट, गोलीबारी, बम्बार्डिंग एंड मिसाइल चल रहा है, समझे। तो ऑपरेशन सिंधु में हमने भारत सरकार के पास जितनी भी व्यवस्थाएं थी, इमरजेंसी व्यवस्थाएं, हम आपको मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि बहुत बड़ी तैयारी कर हमको आपको लाए। इमरजेंसी में जैसे जो जुटा, जैसे जुटा, चलो भाई चलो 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 चलो, जान बचना चाहिए। हमने आपका जान बचाया और आप जब भारत पहुंचकर कह रहे हैं कि ईरान की सरकार ने हमको ये खुशियाँ दी, ये खाने को दिया, ये 5 स्टार फैसिलिटीज़ दिया, और ईरान की सरकार, आर्मेनिया की सरकार ने हमको ये किया, भारत की सरकार ने मेरा मटिया मेट कर दिया, हमको बढ़िया बस नहीं दिया, हमको बढ़िया 5 स्टार होटल में नहीं ठहराया, हमको बढ़िया जो है हवाई जहाज़ में नहीं लाया। तेरी ऐसी की तैसी, तेरे को जब भारत का कोई चीज़ पसंद नहीं आता है तो चले जा, तू पाकिस्तान चले जा वापस, और ईरान चली जा तू। तो क्यों इस देश में? बिकॉज मिजाज में कीड़ा घुसा हुआ है कि हिंदुओं का देश है, यहाँ पर डोमिनेटेड, हिंदू डोमिनेटेड है, यहाँ को इसको गाली ही देना है। इस वतन को, इस वतन की मिट्टी को नोचना है, इस वतन के सारे चीज़ों को खाना है, समझे। और खाकर जो है अहले मतलब इसको धन्यवाद नहीं देकर गाड़ी देना है, गाली देना है और इसको लात मारना है। तो दिमाग में तो नफरत बढ़ा हुआ है हिंदुस्तान के प्रति। 99% इनके कौम का यही हालत। ज़्यादातर देखिए कुछ ऐसे भी लोग हैं जैसे अब्दुल कलाम और हामिद जैसे लोग हैं जो हिंदुस्तान के लिए, हामिद अंसारी जैसे लोग हैं जो, हामिद अंसारी की बात नहीं कीजिए। हामिद अंसारी तो एक नंबर का वाइस प्रेसिडेंट होकर भी उसने जो किया देश के लिए, उसने क्रिमिनल का काम किया, समझे ना। वो वाइस प्रेसिडेंट होकर हमारे जितने भी राव के एजेंट थे, जहाँ मिडल ईस्ट में जितने भी बैठे हुए थे, सबको उसने बाकायदा लिस्ट भेज दिया वहाँ की कंट्री को, और सारे हमारे राव के जितने भी एजेंट थे सबको गोली मार दिया गया, समझे ना। तो ये तो है कि मुसलमानी जो बैठते हैं ऊपर जाकर, तो वो अपने पावर का मिसयूज कर दिया उन्होंने,
अब उनको क्या ज़रूरत था भाई? आप देश वाइस प्रेसिडेंट थे ना भारत के, आप जो है भारत की रक्षा के लिए हमारे राव के लोग जो दूसरे दूसरे देशों में बैठे हुए हैं, हाँ, सीक्रेट एजेंट बनकर, आपके पास लिस्ट है, आपने उस लिस्ट को दुश्मन देश को दे दिया। हाँ, कि उसने सारे घर में, सारे होटल में जाकर जहाँ जहाँ थे सब जगह मार दिया उसको। तो ऐसे तो लोग हैं, तो ऐसे लोगों को आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे, तो ये लोग मिजाज से ही गलत हैं। भाई उधर ईरान के समर्थन में जो है रसिया भी आ जाएगा, चाइना भी आ रहा है, तो कैसे जो है मात दे पाएंगे इन लोगों को? देखिए, रसिया और चाइना जो है ना, अभी सोचेगा और सोच रहा है कि हम ईरान का समर्थन करेंगे तो उनको वहाँ से अपनी पूरी जो है सामग्री भेजने की कवायद स्टार्ट करनी होगी। सोचते सोचते महीनों लग जाएगा। और रसिया तो पहले से जो है यूक्रेन और नाटो गठबंधन के द्वारा जो उनके साथ भिड़े हुए हैं ये लोग आपस में, तो 3 साल से भिड़े हैं। रसिया की हालत पहले से ख़राब है और रसिया ये नाटो के चैप्टर से अभी बाहर इतनी जल्दी नहीं निकलेगा, समझे ना। चाइना का ऑलरेडी हालत ख़राब है, समझे ना, बिकॉज पाकिस्तान का जो बलूच और सिंध और ये सब एरिया है, अफ़गान एरिया है, उसमें उनकी सारी जो सीपीसी जो चल रही थी सिस्टम को बर्बाद कर दिया गया है। तो वो जो है इधर आकर अपना एनर्जी ख़राब नहीं करेगा, मुंह से कहने के लिए लोग कह रहे हैं, ठीक है। और चाइना तो ऐसे ही सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, वो 1 रुपया खर्च नहीं करता है बिना किसी लाभ के। अब अमेरिका का क्या हाल है? जब अमेरिका ने कहा कि हम इजराइल का समर्थन कर रहे हैं और हम जो बाकायदा जो है ईरान को उन्होंने नोटिस किया कि खमेनी साहब आप जो है बस बिना शर्त जो है आप जो गद्दी छोड़िए, वहाँ डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश होगा, ईरान में डेमोक्रेसी लाया जाएगा और वो आपके न्यूक्लियर बेस को हम लोग वहाँ से हटाएंगे जो फदौड़ में है, समझे ना। लेकिन जब खमेनी ने कहा कि हम नहीं हटाएंगे, तो खमेनी को मालूम होना चाहिए कि ईरान और सऊदी अरबिया के पूरा मिडल ईस्ट में 19 बेस है, समझे, ऑलरेडी अमेरिका का 19 कंट्री में बेस है और कोई छोटा मोटा 10-20 लोगों का बेस नहीं है। हजारों और लाखों की संख्या में अमेरिका का मिलिट्री बेस जो है सारे देश में मिडल ईस्ट कंट्री में बना हुआ है। 56 देश ये भी तो है सर, जब बात आएगी तो। अरे मुर्गी का क्या कहा जाए, जब चाहो हलाल कर लो भैया। 56 देश में 2 ही तो न्यूक्लियर पावर वाला था, एक ईरान था, एक पाकिस्तान था। वो दोनों को जो है टांग चिर दिया इसने, समझे। दूसरा सऊदी अरबिया है, समझे। सऊदी अरबिया अमेरिका के साथ खड़ा है, इजराइल के साथ खड़ा है, बिकॉज शिया सुन्नी का झगड़ा चल रहा है दोनों में, और वो जो है शांतिप्रद मुल्क है, उसको इस सब से कुछ लेना नहीं है। तो आप सिंपल और सही रूट में समझ लीजिए कि ईरान अगर शांति से समर्थन कर देता है, मतलब सरेंडर कर देता है और डेमोक्रेसी के लिए रीइस्टेब्लिशमेंट के लिए तैयार हो जाता है और इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट को ख़त्म करता है, तो उनके लिए सही रहेगा, आगे बढ़ेगा। अगर नहीं करता है तो वो ईरान की जो हालत है बिल्कुल 0 सन्नाटा हो जाएगी और इजराइल को कोई कुछ नहीं कर सकता। इजराइल जो है बिकॉज उसका जितना भी न्यूक्लियर बेस था, क्या तो मुँह तोड़ जवाब देंगे। आज देखें कितना बमबारी हुआ इजराइल में। बमबारी होने का चलते रहेगा ना, मेन है न्यूक्लियर बम ब्लास्ट का है। तो न्यूक्लियर बम ब्लास्ट जो 4 जो पहले उसके सेंटर थे उसको इजराइल ने ऑलरेडी ध्वस्त कर दिया। एक जो सबसे बड़ा जो अंडरग्राउंड जो फदौड़ में था, उसका जंगल के बीच में 300 फीट नीचे अंडरग्राउंड बेसमेंट में बना हुआ था, उसको जो है अमेरिका जो है उस पर अटैक कर कर जो है वो पूरा न्यूक्लियर यूरेनियम को वहाँ से डिपॉजिटरी को जो है 60 to 85% प्योरिटी को गेन कर चुका है, उसको उठाकर पाकिस्तान में जमा कर रहा है। और पाकिस्तान को ही जो है जो सबसे पहले कह रहा था कि हम इजराइल को उड़ा देंगे न्यूक्लियर बम से, आज वही इजराइल जो है डिनर डिप्लोमेसी के थ्रू ट्रंप के बात में आकर वहाँ से जो है अपनी लैंड को, बिकॉज 800 से 900 किलोमीटर तक जो है वो लैंड शेयर करता है बाउंड्री का, तो उसके बाउंड्री ईरान और पाकिस्तान में अमेरिका यूज कर रहा है और उसका सी रूट, एयर रूट और धरती का रूट जो है सब यूज करके ईरान को ख़त्म करने वाला है।